दोस्तों, क्या वक्फ संशोधन कानून लाकर सरकार ने मुसीबत मोल ले ली है? अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? 15 तारीख, 16 तारीख, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई होने वाली है। आप जानते हैं दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा इस कानून को चुनौती देते हुए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है और आज वो दिन है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर सुनवाई करेगा। लेकिन उस सुनवाई से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के अखबार में छपी है, तो लगा कि आपसे इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मामला सुना तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे बात जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुना जाना है और इसको लेकर बड़ी खबर शायद कोई भी आ सकती है। और इसी के साथ में दैनिक भास्कर में बहुत हैरान करने वाली खबर भी छप गई। एक राजनीतिक खबर कही जा सकती है। इस खबर को अगर आप गौर से पढ़ें तो समझ में आता है कि वक्फ संशोधन कानून के बाद इस सरकार का अगला एजेंडा क्या रहने वाला है। दोस्तों, भास्कर के इस खबर के मुताबिक जो शीर्षक है खबर का, वो लिखा है वक्फ बिल के बाद अब यूसीसी केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में लौटा। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस का एक बहुत पुराना एजेंडा रहा है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा पुराना एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लीजिए, राम मंदिर कह लीजिए, धारा 370 हो, कश्मीर से हटाना, ये प्रमुख एजेंडे रहे हैं। बीजेपी के बाकायदा इसके घोषणा पत्र में हमेशा से लिखा रहता था। ये अलग बात है कि गठबंधन की सरकारें बाद में बनी तो उसने घोषणा पत्र में इसको लिखा, लेकिन इस पर काम नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं हाल के सालों में मोदी सरकार ने इन सब चीजों पर न केवल काम किया बल्कि डंके की चोट पर काम किया, संसद से बकायदा कानून बनवाकर काम किया। और अब दोस्तों, इस खबर के मुताबिक वक्फ बिल के बाद जो सरकार का अगला कदम होगा, अगला एजेंडा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, आखिर मोदी इतने ज्यादा एग्रेसिव इस पूरे के पूरे मामले में क्यों दिख रहे हैं? क्या कहीं कोई नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई करने के लिए सब कुछ इतना फटाफट किया जा रहा है? दोस्तों, इस खबर में लिखा है, पहले इस खबर का डिटेल आपके सामने रख देते हैं। ये केवल यूं ही हवा में बातें नहीं है। इस खबर के मुताबिक ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेकर विधि आयोग ने बकायदा एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। विधि आयोग 23वें विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर को जारी कर दी गई। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आगे विधि आयोग लगातार काम करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, सब जानते हैं कि 22वें विधि आयोग ने यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और वो ड्राफ्ट जनता के समक्ष रखा गया था और ये कहा गया था कि करीब 1 करोड़ लोगों ने इस अहम मामले में अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और इसके बाद आप जानते हैं चुनाव आ गए और अब चुनाव के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने के बाद सरकार ले आई है वक्फ संशोधन बिल। और अब जो भास्कर की खबर बता रही है कि सरकार अब यूसीसी पर काम कर सकती है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो सकती है। तो आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये सरकार इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? आखिर ये सरकार इतना ज्यादा अपने एजेंडे पर इतनी तेजी से काम क्यों कर रही है? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जिनमें से एक वजह तो भास्कर ने भी छापी है और वो ये कि यूसीसी पर अगला जो कदम है सरकार बढ़ाती है तो जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक एजेंडा अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश हो जाएगी। ये मुद्दा बनाने की कोशिश एमके स्टालिन भी कर रहे हैं डीलिमिटेशन के जरिए। उसको एक जवाब मिल जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों, डीलिमिटेशन को एमके स्टालिन ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी उन्होंने कर ली है। उसको लेकर बाकायदा एक पूरा प्रारूप भी एमके स्टालिन ने रख दिया है और उसके जरिए स्टालिन ये निशाने पर ले रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को। आने वाले जो जनगणना है उसके आंकड़े आने के बाद फिर से डिलिमिटेशन किया जाएगा और इसके जरिए जो केंद्र की मोदी सरकार है वो जानबूझकर दक्षिण भारत के जो राज्यों की सीटें हैं उनको घटाकर उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ा दी जाएंगी, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को, या फिर ये कह ले कि बीजेपी को, उसके पॉलिटिकल एजेंडा को ये सूट करता है कि हिंदी पट्टी में उनका प्रभाव ज्यादा है तो वहां सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि दोस्तों, तमिलनाडु में ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस मसले पर आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू को भी एमके स्टालिन के साथ कदम ताल या कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सीटें केवल अगर घटी तो तमिलनाडु में अकेले नहीं घटेंगी। अगर घटी या फिर उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में उत्तर भारत में बढ़नी है, तो फिर आंध्र प्रदेश में हो,
और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की राजनीति अगर करनी है तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि इसके जरिए चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर लगातार अभी जो चुप है और राजनीतिक तौर पर पशुपेश में है, उस कंफ्यूजन को थोड़ा कम किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों एक और सवाल मन में उठता है कि अभी संघ का एक बहुत पुराना एजेंडा जिसको बीजेपी ने अमली जामा पहनाया है और संशोधन कानून, उसके बाद आखिर इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है? ये यूसीसी के लाने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो अगला साल है बहुत ज्यादा निर्णायक होगा, क्योंकि अगले साल आप देखिए ताबड़तोड़ चुनाव होने वाले हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, कई और दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, असम में। दोस्तों इस साल के आखिर में तो बिहार में चुनाव है। आप ये समझ लीजिए कि इस साल के आखिर के बाद जब अगला साल शुरू होगा तो फिर यूपी का चुनाव है, उसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव फ्री होगा दूसरे राज्यों के चुनाव निपटेंगे। आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजनीतिक फोकस है वो जाकर यूपी में शिफ्ट हो जाएगा। और यूपी चुनाव 2027 में होने वाले यूपी चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर यूपी बीजेपी के हाथ से निकल गई तो फिर बीजेपी के लिए 2029 में फिर से सरकार बनाना बेहद टेढ़ी खीर हो जाएगा। तो एक्चुअली में बीजेपी चाहती है कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए जो एक राजनीतिक तापमान बढ़ा है उसका जो वोटर लगातार मोबिलाइज हुआ है वो मोबिलाइजेशन कहीं रुक जाए। दोस्तों इसके अलावा एक और बात जिसकी नज़र बहुत कम लोगों की गई है जिस पर, लेकिन वो समाज में बहुत धीमे से हो रहा है, बहुत करीने से हो रहा है, और वो ये है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी आप कह लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, यूपी में वो प्रभावी है। इसका सबूत हम 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देख चुके हैं। अब देश में देखिए बहुत डिफरेंट लेवल की, बहुत अलग अलग तरह की मोबिलाइजेशन हो रही है। एक मोबिलाइजेशन अगर हिंदू वोटों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे, हिंदुत्व की राजनीति में हो रही है, तो एक मोबिलाइजेशन संविधान के झंडे तले संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है के नाम पर राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव जैसे लोग भी कर रहे हैं, जहां पर वो उन जातियों की तरफ पहुंच रहे हैं जिन जातियों को अभी तक सामाजिक न्याय की पार्टियों को वो पार्टियां न्याय नहीं दिला पाई है और जिसके वादे से ये पार्टियां बनी थी। ऐसी बहुत सी जातियां हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार में, चाहे वो यूपी में, जिनका अपना कोई नेता नहीं है, चाहे वो दलित जातियां कह लीजिए, चाहे वो पिछड़ी जातियां कह लीजिए, और अगर उनके नेता हैं भी तो वो बहुत ही बोरियत और थकावट वाली राजनीति में आ चुके हैं। तो उन जातियों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों का असर तो देखा है हमने, और वो प्रयासों का असर केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने नहीं देखा, वो संघ ने भी देखा है, आरएसएस ने भी देखा है, बीजेपी ने भी देखा है और मोदी ने भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा राजनीतिक विश्लेषण है जो अलग तरह का मोबिलाइजेशन जो हो रहा है ये और प्रभावी ना हो लोगों के बीच और ये पैठ ना बढ़ा पाए। इसलिए जो एक हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइजेशन हुआ है उसका जो एक इसकी एक जो तपिश है, मतलब एक जो इसके प्रति एक तड़प सी है लोगों में, वो किसी भी हाल में बीजेपी चाहती नहीं है कि वो तपिश कम हो जाए। इसलिए वो लगातार, आप देखिएगा इस तरह के मुद्दे लगातार आते रहेंगे और समाज में आप लगातार इस तरह की बहस या इस तरह की गोदी मीडिया में चर्चा आप सुनते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, निरंतर, कभी नहीं रुकने वाली। 2029 के लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा दूसरा कोई तीर तर्कश में है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर बीजेपी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? मतलब राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पास इसके अलावा कोई और विचार नहीं है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा सकता है? देखिए करने को तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है, सब जानते हैं। पिछले कई हफ्तों से इस पर बात की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी बना था। हालत ये हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में मोदी जी को कहना पड़ गया था कि बाद में कि आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इस तरह का फैसला दिया गया। और डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था और पहली बार इस फैसले के जरिए हमको पता चला, क्योंकि डिटेल्स भी सार्वजनिक करनी पड़ गई कंपनियों को, इसके जरिए हमको पता चला कि कौन कौन सी कंपनियों पर एजेंसियों ने कार्रवाइयां की और फिर उन कंपनियों ने किस किस दल को चंदा दिया। जानते हैं उन बातों पर बहुत बार विवेचना हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी शुरू कर दी, और इस पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस बिल में जिसको लेकर बहस हो सकती है, और अगर वो बहस लंबी खिंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी या फिर कोई फैसला दिया तो इस सरकार के लिए वो बहुत बड़ी किरकिरी बन जाएगा। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि ये सरकार लगातार असंवैधानिक फैसले ले रही है, ये सरकार लगातार असंवैधानिक बिल ला रही है। तो हो सकता है बीजेपी ये चाहती हो कि अगर
ऐसा कोई कदम सुप्रीम कोर्ट उठाती भी है तो उससे पहले ही हमारे पास जो दूसरा मुद्दा है वो ऑलरेडी तैयार हो। गोदी मीडिया को या मोदी मीडिया कहें, लगातार हेडलाइन देनी होती है ना, तो आप देखिए अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा दोस्तों, इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करना शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी बेंच बनाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना काम करे और फिर क्या फैसला निकल के आता है, क्या बातें उससे निकल के आती है और उसके बाद बीजेपी किस तरीके की आगे रणनीति अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।